Hello बच्चों, welcome to our channel Riddhima Concept Point. Today we will go through our second chapter, Lost Spring, Flamingo book, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. तो सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में देखेंगे. ऑथर यानी राइटर, लेखक. इसकी लेखिका जो है वो है एनिस जंग. एनिस जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद. तो एनिस जंग जो इनका जन्म जो है राउरकेला में हुआ था 1944 में, और उन्होंने अपना चाइल्डहुड बचपन जो है और एडोलेसेंस यानी किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस का मतलब है किशोरा अवस्था, किशोरावस्था. और ये चैप्टर का मीनिंग मैं बता दूं आपको. लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियां. यहाँ पे भी स्प्रिंग जो है उसका मतलब बचपन से ही है, खोया हुआ बचपन. तो एनिस जंग का जन्म जो है राउरकेला में 1944 में हुआ, और उन्होंने स्पेंट जो है SPENT, स्पेंड का सेकंड फॉर्म है स्पेंट, मतलब बिताया, व्यतीत किया. उन्होंने अपना बचपन कहाँ व्यतीत किया? बचपन और किशोरा अवस्था जो है वो अपनी हैदराबाद में उन्होंने व्यतीत की. सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने अपनी रिसीव यानी प्राप्त करना, एजुकेशन मतलब शिक्षा. उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने अपनी शिक्षा, एनिस जंग ने जो है अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? हैदराबाद से, और इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA से प्राप्त की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे. वो खुद भी लेखिका है जो उनका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और इनके माता पिता वो दोनों भी लेखक थे. एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. तो उन्होंने अपना कैरियर जो है जो लेखक के तौर पे भारत में शुरू किया. उन्होंने अपना लेखन का जो करियर है वो भारत में शुरुआत की उसकी. सी हैज बीन एन एडिटर. एडिटर मतलब संपादक. संपादक एंड कॉलमनिस्ट. कॉलमनिस्ट का मतलब होता है जो डेली न्यूज़पेपर में जिनका कॉलम आता है. हिंदी वर्ड इसके लिए होता है स्तंभकार. ऐसे पत्रकार जो रोज जो है न्यूज़पेपर में अपना कॉलम देते हैं, लिखते हैं. फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड इन एब्रॉड. तो एनिस जंग ने जो है वो लिख चुकी है संपादक के रूप में और स्तंभकार के रूप में कहीं बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र हैं, उनमें भारत के भी और एब्रॉड के भी, विदेशी समाचार पत्रों में भी और भारत के समाचार पत्रों में भी उन्होंने जो है कई कॉलम लिखे हैं, और वो उनकी संपादक रह चुकी है समाचार पत्रों की. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी है. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट. एक्सर्प्ट का मतलब है पार्ट, हिस्सा, अंश. फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग. तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, ये वाला अंश जो है, हिस्सा जो है उनकी एक बुक से लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये बुक जो है उनकी, बुक का नाम है, जो आपके चैप्टर का नाम है ना, ये उनकी पूरी बुक है. उस बुक में से एक पार्ट लिया गया है, एक्सेप्ट यानी अंश, हिस्सा, पार्ट. हियर सी एनालाइसिस द ग्रीडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemns these children to a life of exploitation. ग्रीडिंग पॉवर्टी का मतलब है ऐसी पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, ऐसी पॉवर्टी जिससे बाहर निकलना क्या है, मुश्किल है. तो अत्यधिक गरीबी या गंभीर भी लिख सकते हो, गंभीर गरीबी, अत्यधिक गरीबी. ठीक है. और ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, परंपराएं.
ट्रेडिशंस मतलब परंपराएं। विच कंडेम, कंडेम का वैसे मीनिंग होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हैं क्रिटिसाइज, और इसका हिंदी मीनिंग है निंदा करना। These children to a life of exploitation, exploitation मतलब शोषण, ये मीनिंग आप साथ में लिखते जाएं। एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण। तो हियर सी एनालिसिस, यहाँ पे इस कहानी में जो है एनिस जंग विश्लेषण करती है, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करती है किसका, गंभीर जो गरीबी है, अत्यधिक गरीबी है, एंड ट्रेडिशंस, और वो परंपराएं जो इन बच्चों को, दीज चिल्ड्रन, इस चैप्टर में जिन बच्चों की बात होगी उनके बारे में कहा गया है कि इन बच्चों के टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, इन बच्चों के जीवन में जो शोषण हो रहा है, उनकी शोषण की वजह से, जो उनकी अत्यधिक गरीबी और परंपराओं की वजह से जो उनका शोषण हो रहा है, उसकी वो निंदा कर रही है इस चैप्टर के अंदर। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning. Encounter का मतलब है मिलना, meet, to meet मिलना। तो एनिस जंग कहती है कि मैंने जो है साहिब, एक बच्चे का नाम है, उससे मैं जो है प्रत्येक सुबह जो है मिलती हूँ, एनकाउंटर करती हूँ मतलब मिलती हूँ, उससे मैं पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। क्या कर रहा था वो बच्चा, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। स्क्राउंजिंग का यहाँ पे मतलब है सर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, फॉर गोल्ड सोने के लिए, सोना गोल्ड, गार्बेज मतलब कचरा, डंप्स यानी ढेर, माई नेबरहुड यानी मेरे पड़ोस में। तो एनिस जंग कह रही है कि मेरे पड़ोस में जो कचरे के ढेर है उसमें साहिब नाम का बच्चा जो है वो सोने की खोज कर रहा था, जिससे वो प्रतिदिन मिलती है। तो वो कह रही है कि मैं उससे पूछती हूँ कि ये तुम क्या कर रहे हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब के बारे में आगे वो बता रही है कि साहिब जो है अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका है, छोड़ दिया है उसने। सेट अमिड्स, अमिड्स का मतलब क्या है, बीच में, किसके बीच में था उसका घर, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। तो साहिब जो है उसका परिवार बांग्लादेश से आया हुआ है। तो एनिस जंग कहती है कि उसका घर जो वो कई समय पहले, बहुत वर्षों पहले छोड़ चुका है, वो कहाँ पे है, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में। His home is not even a distant memory, डिस्टेंट यानी दूर की, मेमोरी यानी याद, लेकिन अब जो है उसका घर उसके लिए दूर की याद भी नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि वो कई वर्षों पहले छोड़ के आ चुके हैं, तो साहिब को कुछ याद भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. वहां पे क्या थे, ढाका में बहुत सारे तूफान थे, आते थे, और वो जो है स्वेप्ट अवे यानी बहा के ले गए उनके खेतों को और उनके घरों को भी। तो ढाका में क्या है, तूफान बहुत ज्यादा आते थे, उस वजह से उस तूफान में उनके घर भी बह गए और उनके खेत भी बह गए। हिज मदर टेल्स हिम, ये उसकी माँ उसे बताती है, क्योंकि उसे नहीं पता है, क्योंकि वो वर्षों पहले वो छोड़ के आ चुके हैं ढाका, तो उसके लिए तो वो बहुत दूर की याद बन चुका है। लेकिन वो बच्चा जो है वो कहता है कि उसकी माँ ने उसे बताया, वो माँ बताती है कि उनके घर और उनके खेत जो है वहां आने वाले तूफान बहा के ले गए अपने साथ। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और इसीलिए, that's why यानी इसीलिए they left, उन्होंने छोड़ दिए घर, किसकी तलाश में, looking for यानी सर्चिंग फॉर, तलाश में, सोने की तलाश में, सोना गोल्ड,
बड़े शहरों में जहां वो अभी रह रहे हैं। तो उन्होंने वो अपने घर छोड़े हैं और वो बड़े शहरों में रहने के लिए आ चुके हैं इंडिया में सोना तलाश करने, मतलब कुछ कीमती चीजें मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो वो गार्बेज से, कचरे से जो भी कीमती वस्तुएं मिलती है उनको बेच के अपना पालन पोषण करते हैं। आई हैव, अब ये आंसर दे रहा है बच्चा जो उन्होंने पहले पूछा था ना, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स मतलब बुदबुदाना। तो वो बच्चा जो है दूसरी तरफ देखता हुआ, लुकिंग अवे यानी दूर देखता हुआ, दूसरी तरफ देखता हुआ साहिब जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब है चतुराई से, मतलब चतुराई दिखाते हुए मैंने उसको क्या बोला, एनिस्टन कहती है कि मैंने उसको बोला कि स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत, बोल तो दिया इन्होंने कि स्कूल जाओ और कुछ करने को नहीं है तो, लेकिन तुरंत ही ये महसूस करते हुए हाउ हॉलो, हॉलो यानी खोखला, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला। द एडवाइस मस्ट साउंड, एडवाइस मतलब सलाह। उन्होंने बोल तो दिया, जब साहिब ने कहा कि मेरे पास और कुछ करने को है नहीं, वो ऐसे बुदबुदाने लगा दूसरी तरफ देख के। तो एनिस चंग जो है लेखिका कहती है कि मैंने बोला स्कूल जाओ, चतुराई दिखाते हुए कहा, लेकिन तुरंत ही मैंने ये रियलाइज किया, महसूस किया कि मेरी एडवाइस जो है, मेरी सलाह जो है कितनी खोखली है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, बच्चा कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, मैं जा रहता हूँ वहाँ। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो एक स्कूल बना देंगे तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग यानी थोड़ा मजाक करते हुए, थोड़े मजाक के अंदाज में कहती है एनिस चंग कि मैंने पूछा इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, क्या यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे स्कूल। देखो कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी आपके एग्जाम है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इफ के साथ प्रेजेंट टेंस आता है और सेकंड वाले सेंटेंस में जो है फ्यूचर टेंस आता है। तो इसके क्वेश्चन भी आपके आएंगे कंडीशनल सेंटेंस के 2 मार्क्स के, तो ये भी अपन साथ में देखो, ध्यान दीजिए आप। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, शर्त वाला वाक्य हो गया ना, यदि मैं स्कूल शुरू करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, तो थोड़ा मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा कि यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। क्या जवाब देता है साहिब, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली यानी अच्छे से मुस्कुराते हुए वो कहता है हाँ कि यदि तुम स्कूल खोलोगी तो मैं आऊंगा, शुरू करोगी तो। अ फ्यू डेज लेटर, लेटर यानी बाद में, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद मैंने उसको मेरे पास दौड़कर आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, तो लेखिका क्या जवाब देती है एनिस चंग कि स्कूल बनाने में टाइम ज्यादा लगता है। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा होते हुए, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, के पहले तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि यदि मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे, शुरू करूं तो बच्चे ने कहा हाँ, और कुछ दिनों के बाद बच्चा जो है उनसे दौड़ के पूछने आया कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो वो कहती है कि स्कूल खुलने में, बनाने में समय लगता है, लेकिन इस बात के लिए वो कहती है कि मैं शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया, ऐसा वायदा किया इस बच्चे से जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, ब्लिक का मतलब होता है निराशाजनक और अंधकारपूर्ण दुनिया, लेकिन मेरे, कहती है लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिस, जो मैंने प्रॉमिस किया, खोखला प्रॉमिस उसको जो किया मैंने, दैट साउंड्स हॉलो, कि उसी तरह की जो प्रॉमिस है उनसे, उसका अबाउंड का मतलब है भरा हुआ, उससे उसके अंधकार में और निराशापूर्ण दुनिया का हर कोना भरा हुआ है। तो एनिस चंग कह रही है कि जैसा प्रॉमिस मैंने उससे किया है, साहिब से,
ऐसे प्रॉमिस से तो उसका जो जीवन है जो निराशापूर्ण, क्योंकि वो गरीबी है, बहुत अत्यधिक गरीबी में वो जी रहा है बच्चा, तो उसका जो निराशापूर्ण और अंधकार में दुनिया है वो इस तरह के वायदों से उसका दुनिया जो है वो भरी हुई है। बहुत सारे प्रॉमिसेस ऐसे उनको करते रहते हैं लोग। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, ये कई महीनों उसको जानने के बाद, आफ्टर यानी बाद में, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। तो कई महीनों तक तो इनकी बात हुई कई बार, कई महीनों में, लेकिन वो कहती है कि मैंने कई महीनों जानने के बाद नाम पूछा। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, तो वो जोर से अनाउंस करके बोलता है कि जोर से बोलता, मतलब नाम क्या बताया उसने, साहिब ए आलम। He does not know what it means, वो नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। If he knew, यदि वो जानता, its meaning, अपने नाम का मतलब, it's किसके लिए है, नाम के लिए, Lord of the universe, और मतलब क्या है उसका, साहिब आलम का मतलब है, मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड, मालिक। He would have a hard time believing it, तो उसको मुश्किल से जो है इस पे यकीन होता। तो लेखिका कहती है कि नाम तो उसका क्या था, साहिब आलम ना, वो रह तो बहुत अत्यधिक गरीबी में रह रहा था बच्चा, तो जब उसने उससे नाम पूछा तो उसने बताया साहिब आलम। तो वो एनिस्टन कह रही है कि उसके नाम का मतलब होता है पूरी ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन वास्तव में यदि उस बच्चे को ये पता चल जाए कि उसके नाम का ये मीनिंग है तो वो मुश्किल से उस पर यकीन कर पाएगा, मतलब यकीन नहीं कर पाएगा वो उस पे। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स, रोम यानी भटकना, द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स यानी गलियां, विथ हिज फ्रेंड्स। तो वो कहती है अनअवेयर यानी अनजान, अपने नाम के मीनिंग से, मतलब उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या अर्थ देता है, उससे अनजान वो बच्चा ही किसके लिए, साहिब के लिए। वो बच्चा साहिब जो है अपने दोस्तों के साथ गलियों में रोम्स यानी भटकता है, कचरे की तलाश में भटकता है वो। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट मतलब नंगे पैर, बिना जूतों के। तो एक उनका पूरा आर्मी है, दल है, उन बच्चों का समूह है, ग्रुप है, जिन सबके क्या है, बेयरफुट है, नंगे पांव है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। तो वो कैसे प्रतीत होते हैं, इनकी तुलना जो है, कंपैरिजन किससे किया है उन्होंने, मॉर्निंग बर्ड से, सुबह के पक्षी, मतलब पक्षी जो है सुबह दिखाई देते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये बच्चे, एनिस्टन कहती है, सुबह सुबह दिखाई देते हैं और नून में, दोपहर में, आफ्टरनून में ये बच्चे जो हैं गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो कई महीनों के बाद जो है मैंने उनको रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, पहचानना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, ठीक है। तो कई महीनों के बाद जो है मैंने उनको पहचानना, प्रत्येक को, ईच ऑफ देम यानी प्रत्येक बच्चे को पहचाना मैंने कई महीनों बाद मुलाकातों के। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। एक बच्चे से मैंने पूछा, उनका जो ग्रुप था ना, आर्मी थी, उनमें से एक से एनिस्टन कहती है मैंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन के बैठे हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ होती ना ऊपर, जो जिसके ऊपर अपन सामान रखते हैं कमरों में, ताक बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो कहता है कि मेरी माँ जो है ताक से चप्पल उतार के नहीं देती, ऊपर रखे हुए हैं। ही आंसर्स सिंपली, बहुत ही साधारण तरीके से उसने जवाब दिया। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर। तो एनिस्टन कहती है उस बच्चे ने तो ये जवाब दिया कि माँ उतार के नहीं देती शेल्फ से, ताक से। दूसरा बच्चा एड्स अनदर यानी दूसरे बच्चे ने और क्या बात कही, साथ में ऐड की, इवन इफ सी डिड, कि यदि उसकी माँ जो है, सी किसके लिए है, उस जिस बच्चे से इन्होंने पूछा कि चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, उसकी माँ के लिए, कि यदि उसकी माँ जो है दे भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये क्या करेगा, उन चप्पलों को फेंक देगा। कि यदि उसकी माँ जो है ताक से उतार के भी दे दे तो ये उन चप्पलों को पहनेगा नहीं, फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज wearing shoes that do not match,
और वो बच्चा, जो दूसरा बच्चा ये बात कह रहा था कि यदि इसकी माँ दे भी देती है तो वो फेंक देगा, चप्पल पहनेगा नहीं। तो उस बच्चे के खुद के हु इज, है ना, अनदर के बाद हुआ है ना, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, इस बच्चे के लिए आया, दूसरे बच्चे के लिए, जो कि हु इज वियरिंग, जो कि पहने हुआ था शूज यानी जूते, दैट डू नॉट मैच। कैसे जूते पहने हुआ था? बेमेल, दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने हुआ था वो खुद तीसरा बच्चा जो। When I comment on it, जब मैंने इस पे टिप्पणी की, he shuffles his feet and says nothing, तो वो अपने पैरों को शफल मतलब इधर उधर आगे पीछे करने लगा ताकि ध्यान नहीं जाए और उनके उसके जूतों पे, और उसने कहा कुछ नहीं, जवाब नहीं दिया। I want shoes, says a third boy, और तीसरे लड़के ने, मतलब पहले से पूछा कि चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उसने कहा कि माँ उतार के नहीं देती। दूसरे ने ऐड किया कि इसकी माँ देगी तो भी ये फेंक देगा, और उसके खुद के जूते बेमेल पहने हुए थे दूसरे की, एनिस्टंग ने कहा। और तीसरा बच्चा जो है उसने खुद ही कहा आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ, कि मतलब मुझे जूते चाहिए। हु हैज, ये थर्ड बॉय के लिए आया हु, तो ये भी क्या है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? उनसे जस्ट पहले जो नाउन आ रहा है उसके लिए वो यूज होता है। हु हैज नेवर ऑन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, तो वो तीसरा बच्चा जिसने कहा कि मुझे जूते चाहिए, उसने कभी भी अपने जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं मिले। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब एनिस्टंग आगे बता रही है कि मैं जो है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, भारत में जब मैं पूरे देश में यात्राएं करती हूँ, आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ बच्चों को वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, तो गांव की सड़कों पे और शहरों में भी मैं बच्चों को नंगे पैर देख चुकी हूँ। इट इज नॉट लैक, लैक यानी कमी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण। तो वो कहती है कि इसका एक स्पष्टीकरण क्या है कि जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि इंडिया में ऐसा क्यों है कि गांवों में सड़कों पे बेयरफुट बच्चे दिखते हैं, नंगे पैर बच्चे दिखते हैं, या शहरों में भी दिखते हैं, तो उसका एक स्पष्टीकरण ये मिलता है मुझे, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है इनके पास, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि ये तो एक परंपरा है, नंगे पैर रहना क्या है? परंपरा है। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसों की कमी है। एक्सप्लॉइटेशन यानी एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण। आई वंडर यानी मैं आश्चर्य करती हूं, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल यानी लगातार, कांस्टेंट, कि मुझे आश्चर्य होता है क्या ये एक, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या एक्सक्यूज यानी बहाना, क्या ये एकमात्र बहाना है जो गरीबी की जो निरंतर अवस्था है उसको स्पष्ट करने का? मतलब उनको आश्चर्य होता है कि लोग तो गरीब है इसलिए चप्पल नहीं पहन रहे, लेकिन जब मैं लोगों से जो बड़े लोगों से बात करती हूँ, मतलब नेताओं से या जो बड़े अधिकारियों से, तो एक एक्सप्लेनेशन ये मिलता है कि ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है इन लोगों के पास, बल्कि इंडिया में एक ट्रेडिशन है, परंपरा बन चुकी है नंगे पैर रहना। तो ये कहती है मुझे आश्चर्य होता है कि जो इनकी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, गरीबी की जो निरंतरता है, जो इनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही है, उसको वो ये एक बहाना बनाते हैं एक्सप्लेन करने का। मतलब एक बहाना है उनका इसको स्पष्ट करने का, एक्सप्लेन करने का, और एक्चुअल में वो लोग क्या है? वो पुअर है, गरीब है। परपेचुअल का मतलब है कांस्टेंट, लगातार, निरंतर। तो इसके सिनोनिम आप लिख सकते हैं कांस्टेंट, यदि एग्जाम में आता है तो कांस्टेंट होगा नॉन स्टॉप, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड ना, ये तीनों ही हो सकते हैं, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप, अनइंटरप्टेड, परपेचुअल, लगातार, है ना।
तो आगे का चैप्टर जो हम कल पढ़ेंगे। आप अच्छे से वीडियो देखिए, कोई आपको डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।